नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम दोस्तों। टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है साइंस सेशन 1। ये क्लास फिजिक्स के ऊपर आधारित रहेगा। आप लोगों को अगर फिजिक्स का गहरा ट्रिक्स और बेसिक सा मेथड और फंडामेंटल थिंग्स अगर जानना है तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, बने रहिए आखिर तक। चलते देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं पहला सवाल पर। Minimum number of unequal vectors which can give zero resultant are। मतलब ये वेक्टर क्या है? वेक्टर है आपका साइंस का एक अलग चैप्टर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? तीन अनइक्वल वेक्टर। इसका मिनिमम नंबर क्या होगा ये जीरो रिजल्टेंट के लिए? रिजल्टेंट जो आएगा आपका जीरो आएगा। तो यहाँ पे तीनों वेक्टर जो होगा एक दो तीन, मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 3। ये तीन वेक्टर आपको जीरो रिजल्टेंट दे सकता है, मिनिमम तीन ना वेक्टर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ए डिवाइस विच इज यूज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब यहाँ पे आपका एक सर्किट है। ये सर्किट है। इस सर्किट पे ऐसा कौन सा डिवाइस होगा जो ये सर्किट पे जो करंट बह रहा है ये करंट को लिमिट कर सकता है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका दिया गया है: ग्रिड, फ्यूज, हब और कंडक्टर। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे फ्यूज। फ्यूज का क्या फैसिलिटी रहता है यहाँ पे? फ्यूज बहुत कम टेम्परेचर में ही, मतलब लो टेम्परेचर में ही ये खुद को पिघल देते हैं। ये पिघला देते हैं और सर्किट का जो करंट फ्लो है वो हो जाता है जीरो, क्योंकि ये चोक कर देता है। लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे ही पिघल जाते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। When a body falls from an aeroplane, there is increase in its। मतलब यहाँ पे ऊपर से, ये एरोप्लेन मान लीजिए दोस्तों, तो यहाँ से कोई भी बॉडी ये धरती की तरफ जा रहा है तो कौन सा वाला उसमें बढ़त आएगा? काइनेटिक एनर्जी, मास, एक्सीलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, जब अब आपको फ्री फॉल जब हो रहा है यहाँ पे, तो आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी जी इजिकल टू कितना, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका एक्सीलरेशन। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which among the following types of coal produces most heat per unit? यहाँ पे दोस्तों देखिए चारों जो ऑप्शन है: कोल, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये कोल चारों टाइप का होता है। तीनों टाइप है, ये लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट। और एक जो होता है वो होता है आपका बिटुमिनस। क्या होता है ये? बिटुमिनस। लेकिन इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट का जलन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वो प्रोड्यूस करता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। When a barometer reading dips suddenly, it is an indication of। मतलब बैरोमीटर जो है
इसका पारा अगर घट जाएगा, इसका पारा का जो मात्रा है वो अगर घट जाएगा तो वो कौन सा चीज को यहाँ पे इंडिकेट करेगा? तो वो इंडिकेट करेगा यहाँ पे स्टॉर्म, यानी कि झंझा। झंझा के तरफ ये इंडिकेशन होगा, या आंधी के तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which among the following waves is used for communication by artificial satellites? मतलब यहाँ पे कौन सा वाला ऐसा वेव है जो वेव आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है? देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका दिया गया है। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एएम या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेंसी, और आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ 116 सीरीज। तो आपका सही जवाब जो होगा यहाँ पे माइक्रोवेव्स। ये माइक्रोवेव्स ही वो है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन चलता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छी परिवाही कौन सा है यहाँ पे? ड्राई एयर, पेपर, केरोसिन और ग्राफाइट। बहुत ही आसान सा सवाल है। यह है आपका ग्राफाइट। क्यों? ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर रहता है, बल्कि वो कार्बन का है, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है उसको बोला जाता है लैटिस। कुछ ऐसे ऐसे बनता है उसका स्ट्रक्चर। तो इसके लिए क्या है, ग्राफाइट ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट करता है उसका ऐसे लैटिस स्ट्रक्चर के वजह से। नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, लैटिस स्ट्रक्चर। और ग्राफाइट कौन सा आपका कौन सा चीज का बना हुआ रहता है? वो कार्बन का बना हुआ रहता है। कार्बन का एक ट्रांसफर्ड चीज है ग्राफाइट, जैसे हीरा भी है और कोल भी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। एनर्जी इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, मतलब जो सन है, माफ कीजिएगा दोस्तों, जो सन है उसके अंदर में ये जो कंटिन्यूअस एनर्जी, इसका सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूशन, रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। यहां पे आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, इसका सही जवाब होगा आपका न्यूक्लियर फ्यूशन। न्यूक्लियर फ्यूशन, ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज, मतलब जो मटेरियल है उसका 3 स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों को पता है। एक होता है आपका गैसियस, एक होता है आपका सॉलिड, और एक होता है आपका लिक्विड। लेकिन ये फोर्थ स्टेट वाला मैटर क्या है? ये है आपका लिक्विड। लिक्विड, ये फोर्थ स्टेट वाला मैटर कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका प्लाज्मा। ये ऐसा स्टेट बोल रहा है साइंटिस्टों ने कि यहाँ पे जो मैटर है वो आपका आयोनाइज्ड स्टेट पे रहेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ये 2 टाइप का आयोन ही रहेगा वहां पे। तो वो कौन सा स्टेट होगा? आयोनाइज्ड। ये होगा प्लाज्मा स्टेट, जो मैटर का फोर्थ स्टेट बोला जाता है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना चाहिए आप लोगों को दोस्तों, साइंस के एस्पेक्ट से। बढ़ते अगला सवाल पर चलिए। ए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर्स द स्फेरिकल शेप ड्यू टू,
मतलब क्या बोल रहा है, बारिश का जो बूंदे है वो जो शेप लेता है, वो शेप यहाँ पे चारों रीजन में से कौन सा कारण के लिए वो ऐसा शेप लेता है? पहला विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए वो स्फेरिकल शेप लेता है। देखते हैं अगला सवाल पे क्या है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज आर क्लासिफाइड एज। मतलब ये सारा रेज, इसको कौन सा रे का अंडर, कौन सा वेव का अंडर में आता है? लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव। तो आपका जानना चाहिए, सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि इन लोगों को ये जो वेव्स है, ये सारा जो वेव्स है, ये लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और आपका जो ऑसिलेशन है, मतलब साइन और कॉस कर्व में वो लोग का ग्राफ आता है, ये ऑसिलेशन बोला जाता है इसका। ये ऐसा ग्राफ आता है कुछ। तो ये जो ऑसिलेशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ही ये सारा वेव जो है या रे जो है ये सेटिस्फाई करता है। तो ये सारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर में। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which one of the following instruments is used to study dispersion of light? मतलब ये डिस्पर्शन जो है, ये डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है? तो यहाँ पे जो जवाब होगा आपका, सही जवाब वो होगा ऑप्शन नंबर 3, स्पेक्ट्रोमीटर। ये स्पेक्ट्रोमीटर के लिए ये डिस्पर्शन दिखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल में क्या है। गामा रेज हैव ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी विथ। मतलब गामा रे का जो समानता है वो इन चारों में से कौन से ज्यादा मिलता जुलता है? अल्फा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एक्स रेज। गामा रे जो होता है वो अल्फा और बीटा से बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है और भारी भी होता है। हाई वेलोसिटी रहता है गामा रे का और उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक्स रे से इसका नेचर मिलता जुलता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। इन एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर व्हिच रेज विल एंटर इनटू एटमॉस्फेयर। आप लोगों को पहले दोस्तों जानना पड़ेगा ओजोन लेयर क्या है। यह है आप लोगों का धरती। ये धरती का ऊपर ये है आप लोगों का एक लेयर। ये लेयर है आपका स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर बोल के एक लेयर होता है, वहां पे रहता है ये ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर जो सनरेज आता है, ये यूवी रेज आता है या कोई भी रेज अगर बाहर से आता है तो ओजोन लेयर इसको रोकते हैं धरती में गिरने से पहले। लेकिन ये अगर नहीं रहेगा तो कौन सा वाला रहे यहाँ पे? इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्स रे। तो यहाँ पे सही जवाब आपका होगा अल्ट्रावायलेट रे। ये अल्ट्रावायलेट रे आप लोग देख ही सकता है कि यूवी प्रोटेक्शन देता है स्किन केयर में। तो यूवी क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। तो ओजोन लेयर अगर नहीं रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रे धरती में आ पहुंचेगा, जो इंसानों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसका वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा देख लेता है, कितना है अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ। 200 से 315 mm। 200 से 315 mm। ये होता है अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। बहुत आसान सा सवाल है। लाइट ईयर ये किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, एनर्जी और पावर। साइंस का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ये होगा आपका डिस्टेंस
और अगर लाइट ईयर का कहीं भी साइंस का क्वेश्चन में अगर डायमेंशन पूछा जाए आप लोगों को कि मात्रिक संकेत क्या है इसका, तो आप लोग बोलिएगा एल, क्योंकि ये डिस्टेंस को डिनोट करता है। और एक है आपका पार्सेक, पार्सेक भी डिस्टेंस को ही डिनोट करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस, मतलब यहाँ पे सीमेंस किसका क्वांटिटी मेजर करता है। यहाँ पे सीमेंस जो यूनिट है, चारों ऑप्शन दिया गया है आपको, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। उसका यूनिट होता है क्या, सीमेंस। देखते हैं अगला सवाल में क्या है। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट, मतलब ऐसे बारिश के एक बूंदे हैं, ये बूंद में हम लोग थोड़ा क्या दे दिया, डिटर्जेंट यानी कि सोडा दे दिया थोड़ा, मतलब दिया है NaOH। तो अगर बूंदे में ऐसे आपका NaOH दिया जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, या जीरो बन जाएगा। आप लोगों को जानना चाहिए यहाँ पे कि अगर आप डिटर्जेंट ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वो जो स्फेरिकल शेप है वो टूट जाता है थोड़ा देर बाद। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा डिक्रीज। देखते हैं अगला सवाल। Which of the following is optical illusion, यानी कि यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें अंदर ऑप्टिकल इल्यूशन कौन सा है। एक है रेनबो, एक है आर्टशाइन, एक है हेलो, एक है मिरेज। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा मिरेज। मिरेज कहाँ दिखा जाता है, स्पेशली मिरेज दिखा जाता है डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में देखा जाता है मिरेज। क्या होता है मिरेज पे, कहीं भी एक आदमी है यहाँ पे, वो किसी दूसरे चीज को देख रहा है, लेकिन जो हवा है, हवा का जो लेयर है उसको वो वहां पे मान लीजिए, मतलब बाहर से सनरेज जो आ रहा है उसके लिए हवा गर्म है यहाँ पे, और उसका जो देखने का लाइन है वो सीधा नहीं देखता है, कभी वो ऐसा टेढ़ा देखता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलता है, ऑप्टिकल इल्यूशन, इसको मिरेज बोलते हैं। कोई भी डाउट होगा तो दोस्तों जरूर पूछिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल की तरफ। इक्लिप्सेस ऑकर ड्यू टू व्हिच ऑप्टिकल फेनोमेना, मतलब जो इक्लिप्स होता है हम लोगों के यहाँ, वो कौन सा ऑप्टिकल फेनोमेना के लिए होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पिक्नोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज द मेजर, मतलब यहां पे पिक्नोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है। डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, हाई टेम्परेचर। चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है, यहाँ पे आपका जवाब होगा डेंसिटी। सॉलिड या लिक्विड कोई भी चीज ये पिक्नोमीटर के सहायता में इसका डेंसिटी निकाला जा सकता है, सॉलिड या लिक्विड कोई भी। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following is used for regulated electric supply, मतलब रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए इन चारों में से कौन सा चीज हम लोग यूज करेंगे। जेनर डायोड, जंक्शन डायोड, गान डायोड, टनल डायोड। तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जेनर डायोड।
ये जेनर डायोड को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड। मतलब लोहा में आप लोग बहुत इजी में देखा होगा कि उसमें रास्ट हो जाता है, और रास्ट अगर हो जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ गिर जाएगा। तो ये रास्ट को रोकने के लिए यहाँ पे कोटिंग देता है, जिसको होता है जो जिंक का, जिंक का। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है गैल्वानाइजिंग। ये गैल्वानाइजिंग होगा तो लोहा लॉन्ग लास्टिंग होगा, वरना उस पर रस्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल में क्या है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज अर्थ एटमोस्फियर इज सराउंडेड बाई। देखिए दोस्तों, पहले ही हम लोग ये सवाल कर चुका है, उसका रिपीट हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे दिक्कत होने का कोई बात नहीं है, पहले ही बोल चुका है कि ओजोन लेयर रहता है, उसको वो रहता है अर्थ का एटमोस्फियर के चारों तरफ में। जो आते हुए अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, एक्स रे, ये सबको अर्थ के तरफ आने में वो रोकता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल में क्या है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ओजोन। चलिए देखते हैं अगला सवाल की तरफ। कुड़ी इज द यूनिट ऑफ, कुड़ी ये जो यूनिट है ये किस चीज का यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट, एनर्जी। यहाँ पे आप लोगों को जानना चाहिए कि ये है रेडियो एक्टिविटी का यूनिट। क्यों? क्योंकि मादम कुड़ी का नाम पे ये कुड़ी यूनिट रखा गया था। मादम कुड़ी जो कि 2 रेडियो एक्टिव जो आपका स्पेसिमेन है उसका वो इन्वेंशन किया था, तो उसका नाम से यूनिट का नाम रखा गया है कुड़ी। इसका किसका यूनिट है? ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। देखते हैं अगला सवाल में। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, मतलब शब्दों का जो गति है, शब्दों का गति कहां सबसे ज्यादा होगा? वाटर, एयर, ग्लास, ग्लिसरीन। यहां पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ग्लास, यानी कि शीशा में। चलिए देखते हैं अगला सवाल में क्या है। ए किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये किलोवाट आवर जो है ये किस चीज का यूनिट है? देखिए चारों ऑप्शन में क्या दिया गया है? एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे यह है आपका एनर्जी। एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली फ्रॉम कोल इज, कोल से कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होता है? ये तो आप लोग मतलब आंखें बंद करके भी ये 1 नंबर आपका खाते में लेंगे। यह थर्मल एनर्जी। ये क्या है? ये है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, मतलब जिसको भरपाई नहीं होगा और फ्यूचर में इसका स्टॉक अगर खत्म हो जाएगा, मतलब कोल का स्टॉक अगर खत्म हो जाएगा तो थर्मल एनर्जी कोल से प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। क्यों? इसका ये नॉन रिन्यूएबल है, इसका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। देखिए ये सोलर एनर्जी जो है इसका कन्वर्शन हो रहा है केमिकल एनर्जी पर। तो ये कहां पर होता है? ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस पर। यहाँ पे वायुमंडल से क्या लेता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। पानी कहां से आता है? पानी आता है मिट्टी से। और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है और छोड़ता है ऑक्सीजन।
तो ये फोटोसिंथेसिस में आपका सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ हीट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। ये डेसिबल कौन सा चीज का यूनिट है यहां पे? डेसिबल कौन सा चीज का यूनिट है यहां पे? ये होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ हीट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। एक तो सही जवाब होगा आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको डेसिबल में काउंट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द टर्म आइसोनेफ इंडिकेट्स द लाइन ऑफ इक्वल। मतलब ये जो टर्म है वो कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करता है? चारों ऑप्शन दिया गया है आपका, क्लाउडीनेस, सैलिनिटी, रेनफॉल, प्रेशर। प्रेशर अगर होता तो वो होता अगर आपका आइसोबार, उसको आइसोबार बोला जाता है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा क्लाउडीनेस। ये क्लाउडीनेस को आइसोनेस बोला जाता है, इक्वल क्लाउडीनेस वाला लाइन को आइसोनेस बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड। मतलब फिर से देखिए, एक सर्किट है, देखिए एक सर्किट है। ये सर्किट में जो चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आई को क्या बोलता है? चारों ऑप्शन में आई को बोलता है करंट। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है जिसका बहती में ये करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड ऑफ। मतलब ये जो बल्ब रहता है, ये बल्ब में फिलामेंट कौन सा धातु का बना हुआ रहता है? कॉपर, नाइक्रोम, लेड, टंगस्टेन। आपका सही जवाब यहाँ पे होगा टंगस्टेन। ये नाइक्रोम क्या है? ये नाइक्रोम जो है, ये नाइक्रोम जो एलॉय है, ये आपका हीटर में यूज होता है। ये हीटर में यूज होता है। फिलामेंट में क्या यूज होता है? टंगस्टेन, जिसको उल्फ्रेमाइड भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल वर्किंग बिकॉज। मतलब करंट का जो आपका कारीगर कारीगर लोग आते हैं वो क्यों हाथ में आपका रबर ग्लव्स पहनते हैं? देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे। रबर इज एन गुड रबर इज एन इंसुलेटर, रबर इज अ गुड कंडक्टर, वेयरिंग रबर ग्लव्स इज मैंडेटरी, और रबर मेक्स वर्क इजी। तो सही जवाब होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, रबर इज एन इंसुलेटर। मतलब रबर कोई करंट कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि रबर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूदा नहीं रहता है, जिसलिए रबर में कोई इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। When a person sitting on a swing stands up of the swing, the frequency oscillation। देखिए ये क्या बोला है। कोई आदमी अगर इस पे बैठा है, कोई बैठा है यहाँ पे, और वो फिर खड़ा हो जाए वो ऐसे, तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ का, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या चेंज आएगा?
चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, डिक्रीज, इंक्रीज, बिकम्स इन्फानाइट, डज नॉट चेंज। आपको जानना चाहिए कि ये होगा आपका इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, एफ मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के साथ, ऐसा वैरी करता है। तो ये अगर ज्यादा हो जाएगा, ये अगर ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, और ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। मतलब पूरा रिवर्स रिलेशन है, वाइस वर्सा रिलेशन है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नाइट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल ड्यूरिंग। मतलब ये जो रात का अंधेरों में जो फोटोग्राफी होता है, और आपका मिस्ट और फॉग मतलब कोहरा के अंदर में जो फोटोग्राफी होगा, वो कौन सा, कैसे पॉसिबल होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन, गामा रेडिएशन। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन। ये इंफ्रारेड लेंस के बदौलत वहां पे नाइट फोटोग्राफी और मिस्ट और फॉग फोटोग्राफी होता है। आप नेशनल जियोग्राफिक चैनल में देखा ही होगा, उन लोग के पास भी इंफ्रारेड रेडिएशन रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following is a good conductor of heat but a bad conductor of electricity? मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा वस्तु है जो हीट का अच्छा कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर वो नहीं है? तो सेलुलॉइड, रबर, एस्बेस्टस और माइका। आपका सही जवाब होना चाहिए माइका। ठीक है, यह एक ऐसा चीज है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। इन सनलाइट रोज appears red in green, rose appears red in green light, the same rose appears। मतलब এটা কি আছে 37 একটু 37টা বলছিলি তো নাকি हम्म, তাহলে 37টা আমার আগে থেকে বল যে চলিয়ে बढ़ते चलिए बढ़ चलिए बढ़ते हैं अगला वाला सवाल पर। इन सनलाइट a rose appears red, in green light the same rose appears। मतलब सूरज के किरणों के अंदर आप एक लाल गुलाब को लाल ही देखेंगे, लेकिन हरा वाला जो लाइट होगा उसके उसमें आप ये लाल गुलाब को कैसे देखेंगे? वो कैसे आएगा आपके सामने? रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो। ये सही जो उत्तर होगा आपका वो होगा ब्लैक। क्योंकि आप जब किस चीज को देख रहे हो आप, तो यहां से भी रेज यहां से भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब आप हरा वाला लाइट पर देखेंगे तो यहां से क्या, मतलब लाल रोज से तो कोई रे ही रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो ग्रीन लाइट के द्वारा। तो हम लोग क्या देखेंगे? वो हरा वाला वो गुलाब को हम लोग क्या देखेंगे? काला देखेंगे, ब्लैक। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमोस्फियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। मतलब आपका वायुमंडल में कितना पानी का जो वेपर है, उसको मेजर कौन सा टर्म पे किया जाएगा? ह्यूमिडिटी, ड्रॉपलेट, स्मॉग, ऑल ऑफ द अबव। आप लोग देखिए यहाँ पे सही जवाब आपको होगा ऑप्शन नंबर 1, ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी के कारण, ये ह्यूमिडिटी है ऐसा जो वाटर वेपर का अमाउंट उसको मेजर किया जाता है उसके द्वारा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इन एमआरआई मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड।
एमआरआई का पूरा जो नाम है वो आपको जानकर रखना चाहिए। वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। तो यहाँ पे कौन सा वेव यूज होता है? साउंड वेव, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक वेव। तो आपका सही जवाब होगा मैग्नेटिक वेव। तो चलिए बढ़ते हैं अगला वाला सवाल पर। ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय, मतलब यहाँ पे जो करंट है वो एक होता है डीसी, डायरेक्ट करंट, और एक होता है आपका एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी का ग्राफ कैसा होता है? डीसी का ग्राफ होता है ऐसा, ऐसा। और एसी का ग्राफ कैसा होता है? एसी का ग्राफ होता है आपका ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो अभी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट करने के लिए यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा? ट्रांसफॉर्मर, डायनामो, ऑसिलेटर, रेक्टिफायर। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करके हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। इस सवाल बोला है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर ऑल्टीट्यूड। मतलब ये मान लीजिए आपका धरती है, ये धरती से जितना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है हायर ऑल्टीट्यूड पे, मतलब आप माउंटेन पर गया है लग मान लीजिए, तो वहां पे वो सांस लेना मुश्किल क्यों हो जाता है? चारों ऑप्शन दिया है आपका, ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ड्यू टू ओजोन, ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। आपको देखना पड़ेगा ये चीज कि अब जितना हाइट पे आप ट्रेवल करेंगे उतना ही वो टेम्परेचर कम होते जाएगा, और टेम्परेचर कम मतलब प्रेशर भी एयर का कम होता है वहां पे। तो एयर प्रेशर कम मतलब वहां पे डेंसिटी भी कम है, डेंसिटी लो है वहां पे। ये डेंसिटी लो है तो सांस लेने में दिक्कत हो जाता है वहां पे। यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ, मतलब ये जो काम होता है रिमोट सेंसिंग, इसका सोर्स कौन सा वाला रे है? एक्स रे, जी रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा इंफ्रारेड रे। दोस्तों आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये मिस्ट, फ्रॉग, स्नो, ये सबों में तस्वीर खींचने के लिए कैमरा पे यूज होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल पर। द एटमोस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड, मतलब मान लीजिए आप इधर में हैं और इधर में कहीं पे आप एक संदेशा भेजना चाहता है, तो वो एटमोस्फेरिक लेयर का कौन सा लेयर से वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके उसके पास पहुंचेगा? तो ये लेयर कौन सा है? ये जो लेयर है, ये लेयर का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, इसका जो जवाब होगा, सही जवाब आयनोस्फीयर। ये आयनोस्फीयर जो है, यहां से वेव रिफ्लेक्ट होता है। आप लोग जहन में रखिएगा ये जरूर कि आयनोस्फीयर से मतलब कम्युनिकेशन जो वेव है वो संबंध रखता है आयनोस्फीयर से। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द एटमोस्फियर इज हीटेड मेनली बाय, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। इंसुलेशन, कंडक्शन, रेडिएशन, कॉन्वेक्शन। यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा रेडिएशन। दोस्तों देखिए, ये जो चारों प्रोसेस दिया गया है, ये चारों हीट कंडक्शन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब है आपका रेडिएशन। रेडिएशन क्यों? ये भी याद में रखिएगा कि सूरज से जो एनर्जी या रोशनी
हम लोग का धरती पे अगर पहुंचता है वो रेडिएशन प्रोसेस से ही पहुंचता है, ये रेडिएशन प्रोसेस से ही पहुंचता है। ये सन और ये अर्थ होगा, तो क्या है कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, स्पेस पे आपका कोई मीडियम नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which among the following is the fundamental quantity? देखिए यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स। देखिए आपका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है आपका वो लेंथ का क्यूब। ये क्या है, टाइम, ये आपका एल। वेलोसिटी क्या है आपका एल टी टू द पावर -1। और फोर्स क्या है आपका एल टी टू द पावर -2। तो यहाँ पे ये सवाल पे ये जो एक, दो और ये जो तीन है, ये तीनों आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें से कौन सा बच गया है, टाइम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाला सवाल पर। गामा रेज कैन कॉज, देखिए क्या गामा रेज क्या कॉज, किसका कारण हो सकता है, जीन म्यूटेशन, स्नीजिंग, बर्निंग, फीवर। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा जीन म्यूटेशन। क्यों, क्योंकि गामा रे सबसे भारी एक, मतलब उसका जो पार्टिकल रहता है, गामा जो पार्टिकल रहता है उसका स्पीड, एनर्जी दोनों ही बहुत ज्यादा है, और ये सबको भेद कर सकता है। मतलब गामा रे और एक्सरे का जो नेचर है वो मैच करता है। और एक्सरे हम लोग जो, मतलब मान लीजिए अभी आप बोलेंगे एक्सरे तो बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन आपको जानने में खुश रहेंगे आप लोग कि वो जो एक्सरे होता है वो बहुत लो डेंसिटी का होता है। उसका जो, मतलब मान लीजिए उसका जो रेट रहता है वो एक्सरे का बहुत कमिया रहता है उसमें। वो अगर हम लोग कहीं भी गलती से वो बढ़ जाएगा ना, तो आप लोग पूरा एकदम, मतलब मान लीजिए वो एक्सरे हो जाएगा तो आपका जीन म्यूटेशन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं चलिए अगला सवाल पर। ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब आप लोग जो वो रोड पे देखते हो जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, वो ट्रांसफार्मर कौन सा प्रिंसिपल के तहत काम करेगा यहाँ पे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जनरेटर और इन्वर्टर। देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ये म्यूचुअल इंडक्शन के तहत काम करता है। अभी आप लोग इतना जान लीजिए ये म्यूचुअल इंडक्शन के तहत काम करता है, बाद में ये अच्छे से और भाष्य से पढ़ाएंगे। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक प्लेनेट, ग्रीन प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट, येलो प्लेनेट। मतलब स्पेस से अगर आप धरती को देखोगे ना, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही लगेगा, वो ब्लू प्लेनेट बोलता है अर्थ। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, ये क्या पूछ रहा है, आसमान का ये जो नीला रंग है वो क्यों होता है, रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड डिस्पर्शन। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। दोस्तों ये जो लाइट होता है, ये लाइट पे आपका बहुत फंडामेंटल सा क्वालिटी रहता है। वहां पे कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी एक लाइट का, जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, और जो आपका शॉर्टर वेवलेंथ वाला होता है उसका स्कैटरिंग के लिए स्काई को नीला दिखाता है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जैकारियस जेनसेन, मतलब जैकारियस जेनसेन ये किसके आविष्कर्ता है यहाँ पे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप।
आपका सही जवाब होगा यहाँ पे माइक्रोस्कोप। देखते हैं अगला सवाल पे क्या है। फॉर व्हिच डायोड इज यूज्ड। यहाँ पे पूछा गया है डायोड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉड्यूलेशन, ऑसिलेशन, एम्प्लीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। ये नहीं होगा, यहाँ पे हल्का सा गलती है। तो आपका यहाँ पे सही जवाब जो होगा होगा प्यूरिफिकेशन। ये डायोड से प्यूरिफाई करता है। चलिए, फ्लाइट इन एयर इज आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करता है। स्पीड ऑफ लाइट का कितना होता है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। या अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहेंगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो ध्यान से पढ़ना है ये सब क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कहीं भी अगर कोई भी प्लेस पे अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा तो वो जगह एनवायरमेंटली पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो वो सही प्रोटेक्शन एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना पड़ता है ताकि आजू बाजू में कोई दिक्कत ना आए। स्पेशली ऑन द एटमोस्फियर, मतलब मान लीजिए जो वायुमंडल है हम लोगों का, वहाँ पे जो धरती है, जो पानी है, ये सारा पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कोई भी अगर असर हो गया तो एक रीजियन का पूरा, मतलब मान लीजिए पूरा का पूरा आदमी, उसके जीन में बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी कौन इसका इन्वेंटर है, ये इन्वेंटर है डॉक्टर होमी जे भाभा, ऑप्शन नंबर 1। ये होमी जहांगीर भाभा जो थे, उसने अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन का टेक्नोलॉजी वो इन्वेंट किया था, डेवलप किया था। याद रखना है आप लोगों को, होमी जहांगीर भाभा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब मान लीजिए आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ओ, यहाँ पे आपका एक लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके बाद ही आता है ये वाला लॉ। उसका ही आपका एक मतलब पार्ट समझ सकते हो। पी और टी, प्रेशर और टेम्परेचर जो है, प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपका ये संबंध है, ठीक, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सेफ्टी फ्यूज वेयर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज मेड ऑफ अ मेटल ऑफ लो। देखिए ये वाला सवाल हम लोग पहले भी पढ़ चुका है। हम लोग को बोल दिया था कि यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसके गलन बहुत कम टेम्परेचर में उसका गलन हो जाएगा, ठीक है। ताकि वो क्यों दिया जाता है, वो सर्किट में आपका करंट का जो ओवरफ्लो है, ये जो आपका ओवरफ्लो होता है, तो उस टाइम सर्किट का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है और वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है यहाँ पे। तो ओवरफ्लो को रोकने के लिए क्या दिया जाता है यहाँ पे, फ्यूज वायर। ये फ्यूज वायर बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, ये चोक कर देता है और सर्किट में कोई करंट जाने नहीं देता है। मतलब आई इजिकल टू आपका 0 कर देगा। चलिए बढ़ते हैं अगला वाला सवाल पर। अमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। देखिए शब्दों का जो गति है, शब्दों का गति कौन सा चीज जो है यहाँ पे चारों ऑप्शन में, स्टील, एयर, वैक्यूम, वाटर, ये सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो आपका जानना चाहिए, ये ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुका है। इसका सही जवाब होगा आपका स्टील। स्टील में सबसे फास्टेस्ट होगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल पे।
अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट्स, मतलब कहीं पे भी यहाँ पे ये अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो ये क्या एमिट करेगा? चारों ऑप्शन देखिए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ऑल ऑफ थ्री। देखिए पहला ही ऑप्शन देख के कोई अगर क्वेश्चन को राइट कर देगा और चला जाएगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ थ्री। अब ये जो एमिट करता है वो आपका अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों पार्टिकल ही एमिट करता है न्यूक्लियर सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। इन मिरर्स द बैक सरफेस इज कोटेड विद अ थीन लेयर ऑफ, ये आपका शीशा है। बोल रहा है शीशा के पीछे कौन सा वो धातु है जिसका एक कोटिंग दिया जाता है, इसका पतला सा कोटिंग दिया जाता है, थीन लेयर दिया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, मरकरी, सिल्वर, रेड ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, चांदी का एक कोट यहाँ पे दिया जाता है ताकि यहां से रिफ्लेक्शन और अच्छे रहे। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, ये एक यूनिट एरिया मान लीजिए, यहां से साउंड पासिंग हो रहा है तो इसको परपेंडिकुलर क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा, देखिए इंटेंसिटी बोला जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अनअफेक्टेड इन चेंज बाय, ये जो साउंड का जो स्पीड होता है यानी शब्दों का जो गति होता है वो कौन सा चेंज करने में उसका कोई चेंज नहीं आएगा? प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। which of the following parts of the sunlight makes the solar cooker hot? ये सोलर कुकर मतलब सोलर एनर्जी से अगर आपका पकवान तैयार कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा वो रे है जिसके वजह से वो कुकर गर्म हो जाएगा? अल्ट्रावायोलेट, रेड लाइट, इंफ्रारेड, कॉस्मिक रेज। आपका यहाँ पे सही जवाब होगा इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड पोर्शन ही वो पोर्शन है जो सनलाइट का हाई टेम्परेचर के लिए वो जिम्मेदार रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं क्या है। द मटेरियल व्हिच कैन बी डिफॉर्म्ड परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है आपका, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट, केमिकल कंपाउंड, पॉलीमर। यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा थर्मोसेट। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। न्यूटन इज यूज टू मेजर, मतलब यहाँ न्यूटन किसका यूनिट है? स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, एरिया। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। देखिए ये न्यूटन होता है फोर्स का ये यूनिट होता है, और सीजीएस में क्या यूनिट होता है? एसआई में न्यूटन होता है, और सीजीएस में होता है क्या? अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम का बात करेंगे तो सीजीएस में होगा क्या? सीजीएस में होगा डाइन, DYNE, डाइन। ठीक है, फोर्स का यूनिट। तो देखते हैं अगला सवाल पे क्या रखा है हम लोगों के लिए। एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज ग्रेट देन, मतलब बोल रहा है अल्ट्रावायलेट रे का जो एनर्जी है वो किससे ज्यादा है? इंफ्रारेड, गामा, एक्सरे, कॉस्मिक रे। मतलब अल्ट्रावायलेट का जो एनर्जी है वो इंफ्रारेड से ज्यादा है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज नियरली, मतलब सूरज का
ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो फेसिंग हिस्सा है, ये सरफेस में कितना टेम्परेचर है? 2000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस। देखिए सब ये होगा 6000 के। ये 6000 के होता है यहाँ पे। मतलब मान लीजिए बाहर में 6000 के बोल रहा है और अंदर में तब कितना हो सकता है? देखिए न्यूक्लियर जो आपका रिएक्शन होता है उसका जो इफेक्ट होता है कितना भयंकर होता है वहां पे। देखिए कितना एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन में, वो अच्छे से ध्यान में रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी। देखिए ये जो सवाल है आपका, ये सवाल हम लोग पहले ही कर चुका है। ये फिर एक रिपीट वाला सवाल है। ये फिर होगा रेक्टिफायर। एसी को एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये होता है रेक्टिफायर। देखते हैं अगला सवाल में क्या है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, which of the following always remains constant? मतलब आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो उसमें कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट कौन सा पार्ट रहेगा? लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम, स्पेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हमेशा c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ही रहेगा इन वैक्यूम में। ये हमेशा यही रहेगा। या रट्टा मार लीजिएगा, ये लाइट का जो स्पीड है ये बहुत जगह पे काम आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू कंट्रोल। देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है, ये कौन सा पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज होता है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, नॉइस पॉल्यूशन। तो यहाँ पे सही वाला जवाब होगा आपका एयर पॉल्यूशन। ये एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रहता है। ये आपका जो मतलब पार्टिकल पार्ट रहता है ना, जो पार्टिकल पार्ट आपका पॉल्यूशन करते हैं, वो पार्टिकल पार्ट को ये प्रेसिपिटेटर अलग कर देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। पार्सिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। दोस्तों ये पार्सिस्टेंस ऑफ विजन मतलब ये क्या है? ये कौन सा यहाँ पे ऐसा चीज है जिसके पीछे में परसिस्टेंस ऑफ विजन है? कैमरा, स्पेक्ट्रोस्कोप, सिनेमा, पेरिस्कोप। यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो है आपका सिनेमा। तो देखते हैं अगला सवाल में क्या है। द एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट व्हिच। मतलब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट व्हिच, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा? यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है। तो मॉलिकुलर मोशन, गैस वुड सीज, वाटर फ्रीजेस, ऑल गैसेस बिकेम लिक्विड, ऑल गैसेस बिकम सॉलिड। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा मॉलिकुलर मोशन इन अ गैस वुड सीज। गैस में क्या रहता है? गैस में आपका कुछ पार्टिकल रहता है, जो पार्टिकल का आपका स्पीड रहता है। ठीक है, तो मॉलिकुलर मोशन, इसको मॉलिकुलर मोशन बोलता है। तो मॉलिकुलर मोशन जो है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में वो सीज हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ओहम्स लॉ डिफाइंस रेजिस्टेंस, करंट ओनली, वोल्टेज ओनली, और बोथ करंट एंड वोल्टेज। देखिए आपका ओहम्स लॉ में क्या बोला गया था? V इक्वल्स टू आई आर। मतलब V का मतलब क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है।
आई का मतलब होता है करंट, और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। आई करंट, आर रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है। देखिए, बढ़ते हैं अगला सवाल पर। लेक्स फ्रीज इन कोल्ड वाटर कंट्रीज, लीविंग द वाटर अंडरनीथ एट। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक कंट्री है जो बहुत ही ठंडी है, तो वहां पे ये जो आपका तालाब है, वहां पे जो तालाब है वो ऊपर से जम जाता है, लेकिन उसके नीचे का पानी का टेम्परेचर कितना रहता है। जहाँ पे जो मेरीन कल्चर का है, मेरीन कल्चर का, मेरीन नहीं, वाटर कल्चर का जो है, वो इकोसिस्टम का, वो बाकी सब जो जीव है वो लोग अपना जिंदगी गुजार सके, तो वो टेम्परेचर कितना रहता है। यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 3, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, मतलब मान लीजिए ये एक मटेरियल है, इसको आप ऐसे खींच रहे हो, फिर ऐसे खींच रहे हो फोर्स से, तो फोर्स अप्लाई आप कर दिया, तो ये क्या हो गया, लंबा। ठीक है, तो अभी आप लोग फोर्स नहीं दे रहे हो, ये ये जो लंबा हो गया था वो अपना ओरिजिनल शेप पे वो रिटर्न आएगा। अगर रिटर्न आएगा अपना ओरिजिनल शेप, तो वो होगा इलास्टिक। अगर वो ओरिजिनल शेप पे रिटर्न नहीं बन जाएगा, तो वो बन जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इलास्टिक वाला मटेरियल कौन सा होगा, रबर, वेट क्ले, स्टील, प्लास्टिक। यहाँ पे होगा आपका स्टील। क्या है कि स्टील का मतलब इलास्टिक कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा है इसके अंदर, और स्टील का इलास्टिक प्रॉपर्टी का कारण उसको सिविल इंजीनियरिंग में भी यूज किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। साउंड कैन नॉट पास थ्रू, मतलब शब्दों जो है, शब्दों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए वो नहीं पहुंच पाएगा, कौन सा सिचुएशन पे, वाटर, स्टील, एयर, वैक्यूम। देखिए पहला जो तीनों ऑप्शन है ये तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वाटर से वो पास करता है, और उसी के लिए आप लोगों को वो डेप्थ निकालने के लिए वहां पे साउंड पास करना पड़ता है। स्टील पे सबसे ज्यादा साउंड चलता है, और एयर, एयर में तो साउंड पास करता ही है। एयर में अगर साउंड पास नहीं होगा तो आप हमारा लेक्चर भी कैसे सुनोगे, और अपना मम्मी पापा से भी कैसे आप लोग बात करोगे। और बाकी रह गया क्या, वैक्यूम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वैक्यूम। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने से ही उसका आंसर पता चल जाना चाहिए, पढ़ने का नजरिया होना चाहिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग दिस। देखिए यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दिया गया है, अल्कोहल, मरकरी, ईथर, वाटर। इन चारों में ताप यानी कि हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है। यहाँ पे आप लोगों को ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, क्योंकि जो लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं उन लोगों को तो पता ही होना चाहिए, वो होगा मरकरी, ऑप्शन नंबर 2। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट के इसीलिए मरकरी को हम लोग थर्मोमीटर में यूज करते हैं, पानी को नहीं करते हैं, क्योंकि पानी गर्म गर्म होने में आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, और मरकरी बहुत कम, मतलब हीट का जो सेंसिंग है मरकरी का, हीट सेंसिंग जो कैपेबिलिटी है, जिसके लिए वो बेस्ट कंडक्टर है, तो उसी के लिए वो बहुत कम टेम्परेचर में ही अपना जो पारा है वो ऊपर या नीचे वो हो जाएगा, तो हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगला सवाल पर। ऑन प्लेनेट अर्थ देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट। यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धरती का कौन सा जगह पर नहीं है। देखिए ये अगर अगर आपका धरती है, बहुत ही खराब ड्राइंग है दोस्तों, फिर भी देखिए, ये अगर धरती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे नहीं रहेगा।
ये सही जवाब होगा आपका इक्वेटर। इक्वेटर मतलब ये जो यहाँ से जो लाइन गया है इक्वेटर, जो 0 डिग्री है, उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। इन अ फोटो से लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन, ये देखिए, ये एक फोटो सेल है। फोटो सेल पे आपका जो लाइट एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी में ट्रांसफर होता है? पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए अच्छे से दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है ये एक बैटरी है। तो बैटरी में कौन सा एनर्जी के कौन सा एनर्जी वो स्टोर होता है वहां पे? यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिए फिर एक रिप सवाल रिपीट हुआ है यहाँ पे। इसका सब जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए। सन्स हीट रीचेस अस बाय, मतलब सूरज को रोशनी है, वो कौन सा तरीका से हम लोगों के पास आता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन। आपका सही जवाब होगा रेडिएशन, विकिरण जिसको बोलते हैं हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। रेनबो इज सीन आफ्टर रेन बिकॉज एज द हैंगिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर which act as, मतलब यहाँ पे जो रेनबो होता है, जो 7 रंगों वाली रेनबो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पानी का मॉलिक्यूल होता है वो कैसे काम करता है? एज लेंस, मिरर, प्रिज्म या स्लैब। देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा मिरर, यानी कि रेनबो एक परछाई है जहाँ पे उसका शीशा कौन है? यहाँ पे हैंगिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। एट व्हाट टेम्परेचर अ बॉडी विल नॉट रेडिएट एनी हीट एनर्जी? देखिए, मतलब आपका जो शरीर है उसको स्वाभाविक रखने के लिए आप खाना खाते हैं। तो खाना खा के वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एनर्जी। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर, मतलब बाहर का ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें आपका आपका जो शरीर है वो कोई हीट एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा, कोई रेडिएट नहीं कर पाएगा? चारों ऑप्शन देखिए अच्छे से। 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें बॉडी कोई हीट एनर्जी रेडिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। नॉट इज अ मेजर ऑफ, देखिए नॉट किस चीज का यूनिट है? चारों ऑप्शन देखिए। यूनिट ऑफ स्पीड, कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सोलर रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। नॉट सबसे पहले तो आपका यूनिट ऑफ स्पीड है, क्योंकि जो आपका जो जहाजे होते हैं, जो आपका सामान लेके एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट में जाता है, तो वो लोग कैसा हिसाब करता है? अपना नॉटिकल माइल पे हिसाब करता है। नॉटिकल माइल और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो तीनों चीज के ऊपर वो लोग हिसाब करता है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बैठा के। तो यहाँ पे नॉट क्या होता है? यूनिट ऑफ स्पीड। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। एट व्हाट टेम्परेचर आर द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स इक्वल? चलिए ये एक छोटा सा मैथ है, ये करते हैं। मानते हैं कि एक्स है वो टेम्परेचर जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल है। अभी देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल को हम लोग इक्वल करेंगे। C/5 इजिकल टू F-32/9। यहाँ पे x/5 मतलब 9x माइनस 5x इजिकल टू -160। तो यहाँ पे ये माइनस कर देंगे तो 4x इजिकल टू -160।
तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका -40। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, -40 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्ड इन अ डिवाइस कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा वाला डिवाइस है जहां पे इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर रहता है। देखिए चारों ऑप्शन आपको दिया गया है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांसफार्मर। ये आपका सही जवाब होगा आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर वो चीज है जिसके अंदर में आप लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज वो स्टोर रहता है। या आपका फोन का अगर कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो आपको फिर दूसरा वाला फोन लेना पड़ेगा या कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा, कहाँ, क्योंकि वहीं पे सारा चार्ज वो स्टोर होके रहता है। और कैपेसिटर अगर आपका फोन का खराब हो जाएगा तो आप चार्ज में बैठाएंगे तो आप लोग इलेक्ट्रीफाई भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ऐसा यूनिट फॉर सरफेस टेंशन इज, यहाँ पे क्या पूछा कि सरफेस टेंशन, ये जो सरफेस टेंशन होता है जिसके लिए आपका वो जो पानी का बूंद, बारिश का पानी का बूंद होता है वो आपका स्फेरिकल शेप का हो जाता है, उसका यूनिट क्या है। देखिए चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। आपका सही जवाब होगा न्यूटन पर मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड, मतलब आप किसी भी एक लिक्विड को, वो अगर आप कंटिन्यू आप हीट दे रहा है तो वो लिक्विड का जो डेंसिटी है उसका कैसा चेंज होगा। बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि आप हीट अगर इस पे देंगे तो यहाँ से क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। ये वेपराइजेशन, ये वेपराइजेशन के लिए क्या होगा, ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी कम होते जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीज, मतलब घट जाएगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। A new technology which provides the ability to create an artificial world and have the people interact with it is called, देखिए बोल रहा है ये कौन सा टेक्नोलॉजी है जहां पे आदमियों को दूसरा दुनिया पे लेकर जाएंगे और वहां पे वो लोग इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। ये टेलीवर्चुअलिटी, वर्चुअल रियलिटी, अल्टरनेट रियलिटी, 3D रियलिटी। सही जवाब आपका होगा वर्चुअल रियलिटी, VR मोड बोलते हैं जिसको हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which one of the following lenses should be used to correct the defect of astigmatism, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म, ये एस्टिग्मेटिज्म जो है इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस आप ये आप इस्तेमाल करेंगे, सिलिंड्रिकल, कॉनकेव, कन्वेक्स, बाइफोकल। देखिए यहाँ पे आप लोग सिलिंड्रिकल लेंस यूज करेंगे, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल और एस्टिग्मेटिज्म आंखों का एक बीमारी होता है। ये आंखों का बीमारी आपका लेंस का साइज को लेकर प्रॉब्लम होता है यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म पे, मतलब इनबिल्ट जो लेंस रहता है आपका आंखों में वो लेंस में प्रॉब्लम होता है, उसका एस्टिग्मेटिज्म कहता है। ये सिलिंड्रिकल लेंस को टोडिक लेंस भी बोलता है, ये टोडिक लेंस भी यूज होता है एस्टिग्मेटिज्म के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशंस, मतलब ये ओशन का अगर आपको डेप्थ निकालना है कि कितना गहराई है यहाँ पे, तो अब कौन सा मेजरमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो इस्तेमाल करेंगे। तो 11-12 में फिजिक्स में आप लोग पढ़े ही होंगे वो कक्षा में कि यहाँ पे ऐसा एक फॉर्मूला रहता था जहाँ से हम लोग थीटा और ये जो डेप्थ है ये निकाला जाता था। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट सिस्टम है उसका नाम है सोनार। वो डेप्थ निकाला जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following celestial bodies contains abundant quantities of helium-3, a potential source of energy? मतलब यहाँ पे
कौन सा ऐसा जागतिक बॉडी है जो हीलियम 3 का बहुत सारा पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हीलियम 3 है उसका बहुत सारा क्वांटिटी उसके पास संचित है? अर्थ, मून, वेनस, सैटर्न। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा मून। चांद जो है, चांद पे हीलियम 3 मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल आपका एटमॉस्फेयर में है उसका जो रिकॉर्ड और हिसाब है उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। और उसको नापी करने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापी करने के लिए कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चाहिए? हाइड्रो, हाइग्रो, लैक्टो और बैरो। चारों मीटरों में हम लोगों को चाहिए यहाँ पे हाइग्रोमीटर चाहिए। हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए लुमिनस इंटेंसिटी जो है इसका एसआई यूनिट क्या है? लुमेन, लुक्स, कैंडेला, वाट। आपका सही ऑप्शन होगा कैंडेला, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला सवाल में क्या है। अ रियर व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग इज, मतलब ये जो कार्स होता है, कार्स का ये साइड में आपका क्या रहता है? रियर व्यू मिरर रहता है, जिससे आप देख सके कि पीछे से कौन आ रहा है उसके तरफ, तो उसका जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसा रहेगा, वो एक्सीडेंट के बिना कैसे वो सेफली सबको बचा के वो ड्राइव कर सके, उसीलिए रियर व्यू मिरर दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा टाइप का होता है वो रियर व्यू मिरर? प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स या आपका इन्वर्टेड? ये होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव का मतलब ऐसा, ये होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है ऐसा। तो मान लीजिए थोड़ा सा गलती हो गया, यह है कॉन्वेक्स, यह है कॉन्वेक्स। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। द एटमोस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई ग्रेविटी, विंड्स, क्लाउड्स, रोटेशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा, यहाँ पे जो हम लोग का वायुमंडल है, जो वायुमंडल कौन सा ऐसा नेचुरल चीज है जिसके आधार पर टिका हुआ है? ग्रेविटी, विंड, क्लाउड, रोटेशन ऑफ अर्थ। आप साइंस का अच्छा स्टूडेंट है, यही सब क्वेश्चनों से पता चल जाएगा। ये बहुत बेसिक सा सवाल है। यहाँ पे ये ग्रेविटी होगा। ये ग्रेविटी ऐसा चीज है जिसके लिए हमारे यहाँ जो वजन है, और चांद पे आपका कोई वजन नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी ये ऐसा फैक्टर होता है। देखते हैं अगला सवाल में क्या है। व्हिच डिवाइस इज ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन इज, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये चारों के बीच में, जो आपका लो रेजिस्टेंस रीजन से सिग्नल को हाई रेजिस्टेंस सिग्नल में, हाई रेजिस्टेंस रीजन में वो ट्रांसफर करता है? डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो लो रेजिस्टेंस रीजन से सिग्नल को हाई रेजिस्टेंस रीजन में वो ट्रांसफर करता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। दोस्तों कहीं भी कोई अगर दिक्कत होगा तो आप लोग हम लोग को बेझिझक बेशक वो वीडियो के आखिरी पे आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो और अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये वाला सवाल में क्या लिखा हुआ है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पे एनर्जी रिलीज होता है? ये सवाल भी हम लोग पहले ही पढ़ चुका है। ये चारों ऑप्शन आपके दिया गया है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा रेस्पिरेशन।
यहाँ पे शरीर के अंदर में एटीपी जिम्मेदार रहता है। यहाँ पे एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के थ्रू। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। स्पेक्टाकल्स यूजिंग फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स, मतलब आप मल्टीप्लेक्स में अगर 3D फिल्म देखना चाहेंगे तो कौन सा ऐसा चश्मा है वो लगाएंगे आप? बाइफोकल लेंस, कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, पोलराइड लेंस। देखिए यहाँ पे आप लगाएंगे पोलराइड लेंस, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। वो 3D फिल्म देखने के लिए आप पोलराइड ग्लासेस इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following has got more heat capacity? आयरन पीस, वाटर, गोल्ड पीस और बेंजीन। देखिए कोई भी चीज को अगर आप हीट दे रहा है तो उस पर एक फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू एम एस टी। एम का मतलब होता है आपका मास, एस का मतलब होता है आपका स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट और टी होता है आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वाइज देखिए सबसे ज्यादा जो हीट कैपेसिटी है वो है पानी, वाटर, ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये जो एस है ये एस वाटर का सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए वाटर का हीट कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ए बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। देखिए ये एक नाव है, ये नाव अगर डूब जाएगा, ये नाव कब डूब जाएगा? जब ये अपना इक्वल, मतलब ये अपना समानता, कौन सा वैसा राशि है जिसके लिए वो डूब जाएगा? वॉल्यूम, वेट, सरफेस एरिया, डेंसिटी। यहाँ पे जो होगा वेट, मतलब इसका जो वजन है वो वजन के समान वो पानी अगर ये नाव में घुस जाएगा और उसको डुबा देगा तो क्या होगा? यहाँ पे वजन होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ, मतलब ये जो आसमान है वहां पे जो स्टार्स यानी कि तारों रहता है, ये तारों डिफरेंट होता है। क्यों? टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी या रेडिएशन। दोस्तों देखिए ये जो टेम्परेचर होता है, एक सितारा जो है, इस सितारा के अंदर में वो एक्सप्लोशन होते रहता है, तभी वो उतना टेम्परेचर, उतना दूरी से वो लोग रेडिएट कर रहा है। टेम्परेचर के कारण ही उसके अंदर से वो आपका लाइट बनते आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। ये मशीन तो आप लोग का घरों में बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल होता है, वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो वॉशिंग मशीन का, जो जिसके ऊपर वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल बनाया गया है, मतलब कार्य करने का जो प्रबंधन दिया गया है वो कौन सा प्रोसेस पे है? सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। आपका होता है क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब आप लोग जो गंदा कपड़ा वो जो वॉशिंग मशीन में डाल देते हो, वो क्या रहता है? वहां पे एक सिलेंडर रहता है, तो सिलेंडर में वो पानी गिरने का सिस्टम है, वहां पे आप लोग ऐसा घुमा देता है, वॉशिंग मशीन घुमाता है अपना अंदर में, क्योंकि वो जो कचरा है आपका कपड़ा से वो निकल जाएगा। यहाँ पे फिल्टर रहता है, वो फिल्टर से फिल्टर होकर निकल जाता है और आपका कपड़ा फिर से चकाचक साफ हो जाता है। तो आपका सही जवाब यहाँ पे होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो चलिए ये था हम लोगों का 100 फिजिक्स का क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन को भी दबा लें। और ऐसे भी और सारा वीडियो, आपका अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका बायोलॉजी के ऊपर आएगा, रीजनिंग मैथ सबका वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए हम लोगों के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।